अब हम सेकंड पार्ट करेंगे ये जो थैनाटोलॉजी का इन्फेस्टेशन में हाउस फ्लाई। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो जो तीसरे दिन पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ तीसरे दिन में जो सी मक्खियाँ होती हैं ना, वो आपकी ओपनिंग्स में जैसे कि नोस्ट्रिल्स, आइज़ और दूसरी जो सी इनसाइड द माउथ ना एग दे जाती हैं। एक मक्खी 2000 अंडे दे सकती है और उसके बाद ये जो से एग है ना, ये हैच करते हैं 80 फ़ारेनहाइट पे करते हैं। 12 से 14 घंटे लगेंगे। अगर 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, अगर 50 फ़ारेनहाइट हो मतलब सर्दी है, तो 3 दिन लगेंगे। फिर लार्वा बन जाता है, अंडों से लार्वा निकलता है। फिर 3-4 दिन बाद लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 3-4 दिनों बाद वो जो है वो हमारे पास फ्लाइज बन जाती हैं और ये हमारे पास ना सॉफ्ट टिश्यूज़ को ना ख़त्म कर देती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कलेक्शन कैसे करनी है। आपने इसमें से ऐसे लेना है कि प्यूपा या फ्लाई जो भी आपको मिलो, आपने उसको गर्म पानी में उबाल लेना है और आपने उसको बाद में ना रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व कर देना है। इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 85 cc ऑफ 90% अल्कोहल ले सकते हैं, 10 cc ऑफ 40% फॉर्मालिन या 5 cc ऑफ 40% ग्लाइसरीन में ना आप ले सकते हैं। 3 चीज़ें ले सकते हैं, अल्कोहल, फॉर्मालिन और ग्लाइसरीन। मैक्सरेशन मैक्सरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास ना फिजिकल प्रोसेस है। जब बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर आए और इन यूट्रस ही उसकी डेथ हो जाए, तो हमारे पास बॉडी के अपने एंजाइम ना बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं मैसीरेशन। ये हमारे पास इसका सबूत होता है कि बच्चे की डेथ बाद में नहीं हुई, अंदर ही हुई है अगर मैसीरेशन आपको मिले। मैसीरेशन में आपको क्या क्या मिलता है? आपको ग्रोथ चेंजेस भी मिलते हैं और आपको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी मिलते हैं। ग्रोथ चेंजेस में आपको हर जगह ब्राउनिश रेड डिस्कलरेशन होगी, स्पाई आपकी ना अम्बेलिकस पे जिसको तुन्नी कहते हैं वहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद आपको ना स्किन में से ब्लिस्टर मिलेंगे, स्किन स्लिप होना शुरू हो जाएगी 12 घंटे के बाद। फिर जब एडवांस स्टेज आएगी तो बॉडी आपकी फ्लैसिड हो जाएगी। फिर अगर आप बॉडी को ऑटोप्सी टेबल पे लटाएंगे तो वो अपना कंट्रोल नहीं मेंटेन करेगी, जो सी हेड की बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। इंटरनल ऑर्गन, लिवर और सारा कुछ सॉफ्टन हुआ होगा। फिर जितना इसकी मेडिकोलीगल सेट यही है सिग्निफिकेंस के बच्चे की जो सी इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है, बाद में इसने इसको मारा गया। माइक्रोस्कोपिक चेंज ये है कि ये सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सेल्स के अंदर एपिडर्मिस में, स्किन की न्यूक्लियाई 54% जो उनसे श्रिंक हो जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में, 70% हो जाएंगे 5 से 6 घंटे में। फिर स्किन पे ना छोटे छोटे बुलबुले बनेंगे और उसके बाद वेजिकुलेशंस आएंगी 12 घंटे के बाद। फिर किडनी के जो से डक्ट होगी ना, वहाँ पे वो अपनी किडनी के डक्ट के सेल जो से होंगे वो अपनी लाइनिंग लूज़ कर देंगे 12 घंटे के बाद। उसके बाद जो सा हमारे पास लिवर है, इसके लिवर के अंदर जो से आरबीसी होंगे वो भी 90 मिनट्स बाद ना फ्लेकिंग शुरू कर देंगे। बाइल डक्ट के सेल भी 12 घंटे के बाद झड़ना वगैरह शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो से एपिथीलियम सेल, एपिथीलियम ब्रोंकियल एपिथीलियम है, वो भी 6 घंटे बाद झड़ना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है ना, ये हमारे पास है वेरी लेट चेंजिंग। वेरी लेट चेंजिंग में ममिफिकेशन ऐसे है कि आपके पास ना हेयर ड्राइंग ऑफ द बॉडी हो गई है एयर करंट की वजह से। मतलब आपके जितना भी हमारे पास है मोशन वगैरह वो हवा में उड़ गया और आपकी बॉडी ना ड्राई लेदरी पेनस आपको देगी। ये ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी ना कहीं डेजर्ट में पड़ी हो या फिर उसको चिमनी में रख दिया हो। तो जो से हमारे पास ना टिश्यू जो से ये इसमें याद रखना है, टिश्यू प्रिजर्व रहते हैं आपके। पुराने लोग भी इसको करते थे, जैसे मम्मी फ़िरौन की मम्मी है वो बनी हुई है। फिर उसके बाद ये 14 से 16 वीक्स के बाद आपको पेयर होती है। मतलब आपको अगर मैं बताऊँ तो 3.5 महीने बाद। उसके बाद एडिपोसियर फॉर्मेशन में ये होता है कि मम्मिफिकेशन में आपको फेस के स्ट्रक्चर ना रहते हैं। उसके बाद एडिपोसियर फॉर्मेशन में ये होता है कि आपकी जो सी होती है ना सेल, वो वैक्सी अपीयरेंस लेट चेंजेस होते हैं, जिसमें ना आपकी ना सॉफ्ट टिश्यू वो वैक्सी ग्रेश 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 वाइट या फिर येलोइश अपीयरेंस देना शुरू हो जाते हैं। इसकी बड़ी ना गंदी सी स्मेल होती है। क्लोस्ट्रीडियम वेलिचाए जो सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले आपकी चीक्स पे, बटक्स पे, ब्रेस्ट पे ये चीज़ें आपकी यहाँ पे ये स्टार्ट होती है। और हमारे पास ना नेकेड आई से रिकोगना बर्दा डिपो से ये 3 महीने तक होती है। पिछला जो था आपने पढ़ा था 14 से 16 हफ्ते, ये 3 महीने के बाद आपको सही नज़र आती है। इसमें आपको फैक्टर जो से होते हैं, एक तो क्लोस्ट्रीडियम वो बैक्टीरिया जो स्टार्ट करता है, पीएच ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट और प्रेजेंस ऑफ स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू, ये 4 चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। पीएच, स्किन, इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लोस्ट्रीडियम वेलिचाई। फिर उसके बाद ना ये इसके लिए हमें कंडीशन चाहिए, कोई ना गीली मिट्टी में किसी ने दफनाया हो तो फिर उसके इस वजह से ना हमारे पास हो जाएगी। नहीं तो जब अगर पानी वहाँ पे बह रहा हो तो इलेक्ट्रोलाइट जमा नहीं होंगे, तो हमारे पास बहते हुए पानी में नहीं होगी। अगर कोल्ड होगा तो ये रिटार्ड हो जाएगी। अगर वार्म होता वार्म कंडीशन होगी तो ये तेज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर
पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ये इस कंडीशन को फेवर करेगी, और अगर एब्सेंट बिल्कुल एब्सेंट है तो फिर ये इनहिबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद है कि इसके फीचर कर लेते हैं कि इसमें एडिपोसेर में आपको कोई वेल डिफाइंड सेल नहीं मिलेगा। सेल एक फ्रेश फैट जो सी होगी वो फ्रेश फैट में नॉर्मल फैटी एसिड 0.5% होता है, पर इसमें 20% हो जाएगा 4 हफ्तों में, 1 महीने में, और 3 महीनों के बाद ये 70% हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है ना ये येलो कलर, येलो सा इसका कलर होता है, रैंसिड स्मेल होती है, हीटिंग पे मेल्ट हो जाती है और येलो फ्लेम देती है। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि मम्मीफिकेशन में और डिपोसेर में आपके एनाटोम जो से फेशियल स्ट्रक्चर हैं वो आपके प्रिजर्व रहते हैं और आप इसको पहचान सकते हो। उसके बाद आपके 4 चेंजिंग हैं। सबसे पहले जो कलर में हमारे पास हमने पढ़ा था पोट्रीफिकेशन ग्रीन कलर में हो जाती है। मैसीरेशन जो सी होती है हमारे पास रेड, पर्पल रेड, यहाँ पे हेमरेजिक रेड इस कलर की होती है। ये हमारे पास आपको पता है चमड़े की तरह की ब्राउन हो जाएगी सूखने की वजह से। एडिपोसाइट भी येलो होते हैं, ये भी येलो हो जाएगी, वरना फैट येलो होती है ना। तो ये फाउल स्मेलिंग होगी। मैसीरेशन की स्वीट स्मेलिंग होगी, इसकी कोई स्मेल नहीं होगी मम्मीफिकेशन की, और इसका रैंसिड सी स्मेल होगी। बॉडी का कंटोर इसमें लॉस्ट हो जाएगा, इसमें जो सा लॉस्ट हो जाएगा, इसमें फ्लैटरिंग हो जाएगी बॉडी की, और इसमें प्रिजर्व रहेगा, इसमें भी प्रिजर्व। उसके बाद फेशियल स्ट्रक्चर इन दोनों में प्रिजर्व लेंगे, आखिरी दोनों में इसमें भी लॉस्ट हो जाएंगे ग्रेजुअली और इसमें लॉस्ट हो जाएंगे रैपिडली। सिक्वेंचर इन्वेजन में आपने पढ़ना है कि जो से कॉकरोचेज हैं वो आपको मतलब ना डेथ के बाद आंट कॉकरोचेज आपके को बॉडी को ख़राब कर सकते हैं। रैट और निबल्स आपके लिम्स को ख़राब कर सकते हैं। जो से कॉकरोचेज का अटैक होता है और आंट्स का होता नहीं है, यूजुअली फेस पे होता है, और ये आप जैसे इस औरत के भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो से डॉग होते हैं ये आपकी बॉडी को रिप्टा पार्ट कर देते हैं, मतलब कोई बाजू गायब है, कोई और चीज़ गायब है। और जो से क्रैप्स वगैरह होते हैं ये आपके ना बाइट मार्क्स ये आपकी ना स्किन को डैमेज करते हैं, थोरेसिक की स्किन को और एब्डोमिनल स्किन को, जिसकी वजह से ऑर्गन कई बार भी आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको लेंस से देखें तो आपको क्लियरली जो सा है वो बाइट मार्क नज़र आएगा और कोई भी वाइटल चेंजेस नहीं इसमें नज़र आएंगे। उसके बाद ब्राउन पार्चमेंट आपको नज़र आएगी। फिर उसके बाद आई चेंजेस में अगर आप देखें तो सबसे पहले कॉर्नियल चेंजेस आएंगे। कॉर्निया में अगर आपका कॉर्निया खुला रह गया तो हमारे पास कॉर्निया में हेजीनेस हो जाएगी पहले कुछ मिनट में, और जो से टेम्परेरी हेजीनेस होगी। फिर उसके बाद अगर 12 घंटा को ये आँख खुली रहेगी तो परमानेंट है वो हो जाएगी हेजीनेस। तो बस स्क्लेरा आपको ब्राउनिश इन कलर होगा, और इसके ना आपको एरिया स्क्लेरा ब्राउनिश इन कलर हो जाएगा, और एरिया ऑफ डिस्कलोरेशन आपको नज़र आएगा जिसको टेक्टिनोइड्स कहते हैं। ट्रैंगुलर इन शेप होता है जिसकी बेस जो सी होती है वो कोनिया की तरफ होती है। फिर उसके बाद रेटिनल चेंजेस में अगर आप देखें तो पहले 3 घंटे में आपको रेटिना जो सा वो पेल हो जाएगा, और जो सी एरिया है ऑप्टिक डिस्क वाला वो येलोइश होगा, और वेस्कुलर पैटर्न आपको रेड बैकग्राउंड की तरह नजर आएंगे। 6 घंटों के आखिर पे आपको ऑप्टिक डिस्क फर्दर फेड वे हो जाएगी, सिर्फ लार्ज ब्लड वेसल आपको नज़र आएंगी, और ना आपको बैकग्राउंड वो ग्रीनिश येलो ही नज़र आएगा। पहले रेड नज़र आता है, ग्रीनिश येलो ही नज़र आएगा। फिर 9 आवर के बाद आपको सिर्फ ग्रेइश येलो डिस्कलरेशन मिलेगी। आपको लो जो सी डिस्क है वो भी गायब हुई हो येलो डिस्कलरेशन मिलेगी 9 आवर्स के बाद, जो कि पेरीफ्री ऑफ डिस्क पे पहुंच जाएगी। फिर 12 आवर्स के बाद आपको सारा चीज़ डिस्क रेटिनल वेसल सारा कुछ आपको जो सा वो गायब मिलेगा, और जो सब डीप ब्राउन मैकुला आपको नज़र आएगा। उसके बाद बॉडी फ्लूइड में चेंज पीएच पहले फॉल करेगी क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा जब ना अमोनिया मसल रिलीज़ करेंगे तो पीएच जो सी है वो अल्कलोसिस की तरफ जाएगी, मतलब पीएच राइज करेगी। फिर उसके बाद ब्लड शुगर का अगर आप देखें तो ब्लड शुगर जो सा होता है ना, लिवर जब आपकी डेथ होती है लिवर ब्लड शुगर रिलीज़ करता है जो इन्फीरियर वेना कवा में जाता है, वहाँ से राइट एट्रियम में जाती है। इसलिए कभी वहाँ पे कभी भी आपने वहाँ से नहीं ब्लड लेना शुगर चेक करने के लिए कि बंदा हाइपरग्लाइसीमिया से तो नहीं बनना, क्योंकि वहाँ पे आपको 300 मिलीग्राम पर 100 ml मिलेगी, क्योंकि वहाँ लीवर ने रिलीज़ की होगी। अगर आपने चेक करना है तो आपने वहाँ उसका सैंपल जो सा है वो आपने लेना है बाजू से। फिर उसके बाद नॉर्मल 12 घंटों के बाद आपको ना नाइट्रोजनस नॉन नाइट्रोजनस जो सा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो 50 मिलीग्राम मिलेगा, जो अमाइनो एसिड की वजह से नाइट्रोजन वो 10 और कैरेटिनिन भी आपको 10 मिलेगा। अगर आप 48 बार के बाद देखें तो आपको 100 मिलीग्राम पर 100 ml आपको मिलेगा यूरिया। अगर आपको यूरिया मिलता है 300 मिलीग्राम और आपको कैरेटिनिन मिलती 10 मिलीग्राम पर 100 ml 12 घंटों के बाद, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो क्रोनिक रेनल फेलियर में था। यह आपने याद रखनी है बात। और अगर आपको 150 तक मिले तो ये एगोनल पीरियड की वजह से भी आपको 150 तक जा सकता है। फिर उसके बाद है आईलिड में आपने ये याद रखना है कि आपके जो से पोटाशियम के लेवल है ना और लैक्टिक एसिड के लेवल हैं ये इनमें राइज़ होती है। फिर उसके बाद 125 घंटे तक। फिर उसके बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर आप देखें
150 ml होता है। और जब डेथ होती है तो 24 घंटे के बाद देखो तो इसकी कुछ अमाउंट जो सी है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। ये हमें इसका पता नहीं कि क्यों डिसअपीयर होती है। सडन डेथ ये होती है कि एक टाइप ऑफ डेथ है जिसमें आप ना काज ऑफ आइडेंटिफाई फुल क्लियरली नहीं बता सकते ड्यू टू द इनसफिशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल सिम्टम, मेडिकल सुपरविजन। मतलब इसलिए नहीं बता सकते कि पेशेंट जब बीमार हुआ और उसकी डेथ हुई ना उसमें टाइम ही बहुत थोड़ा था कि आपसे जज ही नहीं हुआ कि पेशेंट को क्या हुआ है। फिर आप ऑटोप्सी करके उसका बताओगे। नेचुरल डेथ इसमें आ जाती है। सडन डेथ में नेचुरल भी होती हैं, अननेचुरल भी होती हैं। जो नेचुरल डेथ होती हैं वो हमारे पास कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर की वजह से होती हैं। नेचुरल डेथ में सीवीएस सबसे ज़्यादा होता है। सीवीएस में ब्लॉकेज, हैमरेज और उसके बाद हमारे पास मतलब हार्ट जो है वो अपना फंक्शन छोड़ गया। ये 3 काम होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारा वही लिखा हुआ है कि कैसे ब्लॉकेज होती है, कैसे हैमरेज होता है, फिर उसके बाद कैसे उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। जो से हमारे पास एम्बोलिज्म हार्ट में जाते हैं वो वेनस के होते हैं। जो से होते हैं सेरेब्रो कार्डियक एम्बोलिज्म वो वेनस के रीजन होते हैं। उसके बाद कार्डियक डेथ हो सकती है कि आपका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया या वेजोवेगल हो गया जिसकी वजह से उसकी हो गई है डेथ। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने पीछे आपको बताया ये सारे इधर लिखे हुए हैं नेचुरल कासेस। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकंड पे है जी सीएनएस का सिस्टम, थर्ड पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोर्थ पे हमारे पास जीआईटी के कैंसर वगैरह हैं। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इशू करनी होती है WHO के ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ काज ऑफ डेथ पे आपने इसको इशू करना होता है। इसमें आपके सामने 3 सवालों के देने होते हैं जवाब। व्हाट वाज द काज, व्हाट इज़ मेंट बाय काज इफ सर्वल मॉर्बिडिटी कंडीशन और कंसर्न, मतलब 2 से ज़्यादा कंडीशन है तो उनमें से किसने डेथ काज कराई है। और हाउ बेस्ट कैन आई एक्सप्रेस ऑन द फोन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेटिस्टिक ऑफिसर, ये मुझे भी नहीं समझ आई। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ द फोन कार फॉर द मॉर्बिड कंडीशन, वो कंडीशन जिसने डेथ करवाई है, वो कंडीशन जिसने, ये तो डायरेक्ट जिसने डेथ करवाई है ना, मतलब पेशेंट को शौक हो उसकी डेथ होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कंडीशन एंटीसीडेंट, मतलब पेशेंट को हार्ट का मसला था जी, उसका हार्ट चलना बंद हुआ तो उसकी वजह से उसको शौक हुआ ये। और अदर कंट्रीब्यूटिंग कंडीशन ये होती हैं कि जो डायरेक्ट डेथ तो नहीं खास कराती, मतलब उसको ना उसके गाल पे एक ना कैंसर सा भी बन रहा था लेकिन उसकी वजह से डेथ हुई, डेथ शौक की वजह से हुई है। ये मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको फुल क्लियर हो जाएगा। ये आप देखें, उसने कहा हुआ है जी हमारे पास एक बच्चा है वो टॉक्सिनीमिया से बन गया है जी, या फोत हो गया, और जो कि टॉक्सिनीमिया उसका हुआ डिफ्थीरिया की वजह से। तो इसको आप कैसे लिखेंगे जी, डिफ्थीरिया जो सा है वो आपकी काज ऑफ डेथ है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें ये सबसे अच्छी एग्जांपल आप देखें, अडल्ट डाइंग ऑफ शॉक फॉलोइंग रिमूवल ऑफ गास्ट्रम फॉर कोलिसिस्टाइटिस राइनिंग फ्रॉम गाल कोनिक नेफ्राइटिस आल्सो बीइंग प्रेजेंट। इसको अगर आप हाथ रखें ना, सबसे पहले उसको शॉक हुआ, ये इसकी इमीडिएट काज ऑफ डेथ है। फिर इंटरमीडिएट में या उससे पहले क्या थी कि उससे पहले थी कि जी उसका ऑपरेशन हुआ है कोलिसिस्टेक्टमी, उससे पहले ऑपरेशन क्यों किया जी, उसके गाल स्टोन्स थे जी। ये देख लें, ये 3 इसकी कॉजेज होगी, मतलब ये इमीडिएट कॉज है, ये उससे पहले कंडीशन, ये जिसकी वजह से ये काम हुआ है। और हमने कोलिसिस्टेक्टमी की क्यों थी, गालस्टोन की वजह से। उसका क्रोनिक नेफ्राइटिस भी था लेकिन उसकी डेथ जो सी उससे नहीं हुई, इसलिए कोर मोर्बिड कंडीशन है। ये आपको समझ आ गया ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। वुमन को एक्लैम्सिया आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर कास्ट बाय कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एल्ब्यूमिनुरिया हैव बीन सीन बिफोर डिलीवरी बिगेन। अच्छा, इसमें आपकी एक्लैम्सिया से उसकी डायरेक्ट डेथ हुई है, ठीक है। उसको एल्बिनियो यूरिया था, इसका मतलब उसको टॉक्सीमिया हुआ है ब्लड में। और हमारे पास दूसरी कास ये टॉक्सिनीमिया इन ब्लड था, इसकी वजह से उसको एक्लैम्सिया हुआ प्रेगनेंसी के दौरान। और ये दोनों तो हैं ही हैं कंडीशन। फिर उसके बाद उसका पेल्विस भी कॉन्ट्रैक्टेड था, ये एक अलग कंडीशन है। इसमें टॉक्सिनीमिया में कोई या एक्लैम्सिया में नहीं रोल प्ले किया। फिर कास और मैनर ऑफ डेथ, इसमें आपने ना सर्कमस्टेंशियल कंपोनेंट भी देखना होता है और मेडिकल कंपोनेंट भी देखना होता है। सर्कमस्टेंशियल कंपोनेंट ये होता है कि जो भी उस पेशेंट के पास थे उसकी डेथ के वक्त, तो वो आपने देखने होते हैं कि आपने उनसे पूछना होता है कि भाई इसको क्या मसला था, तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसके पहले कोई डिजीज़ थी, ये पूछना होता है। और मेडिकल कंपोनेंट जो सा होता है जो आपको ऑटोप्सी करने के बाद पता चलता है। अच्छा, ये आपने कास और मैनर ऑफ डेथ को एवेल्यूएट करना होता है और 2 स्टेप की इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में कि आपने स्ट्रक्चर और केमिकल अबनॉर्मेलिटीज़ को ऑर्गन में देखनी होती है। मतलब स्ट्रक्चरल आप वैसे तब देख लेंगे नेकेड आइज से, और केमिकल अबनॉर्मेलिटीज़ आपको जब केमिकल रिपोर्ट आएगी। और आपने एक मैकेनिज़्म बनाना होता है कि ना कैसे ये एनाटॉमिकल और केमिकल डेविएशन ने इसकी डेथ काज करवाई है,
ठीक है। उसके बाद ये ऑटोप्सी क्यों करते हैं? ऑटोप्सी इसलिए करते हैं ताकि जो आप सोच रहे हो, जो डायग्नोज आपने सोचा कि इसकी वजह से काज ऑफ डेथ आपकी क्लियर हो जाए। अगर आप को ऑटोप्सी में कोई और फाइंडिंग मिलती है तो आपको पता चल जाए आपकी काज ऑफ डेथ गलत है, तो इस वजह से आप सोचते हो अपने आप को कंफर्म करने के लिए। नेगेटिव ऑटोप्सी बहुत कम होती है, लेकिन नेगेटिव ऑटोप्सी अगर हो जाए तो आपको उसका रीज़न देना पड़ता है जी क्यों नेगेटिव ऑटोप्सी हुई है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ का बाहर के मुल्कों में तो भाई ऐसे पहले तो उसकी काज ऑफ डेथ दी जाती है, फिर उसको दफनाने का किया जाता है। उससे पहले उसको दफनाने की इजाज़त ही नहीं होती। अगर अटेंडेड फिजिशियन बता दे काज ऑफ डेथ फिर ठीक है, अगर वो कहे कि मुझे काज ऑफ डेथ नहीं समझ आ रही तो वो पुलिस और अथॉरिटी को बताता है, तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उसको आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें एक बंदा था जिसने कहा था जी प्रॉपर कि ना आप ना डेड बॉडीज़ को दफनाया ना करें इन्वेस्टिगेशन से पहले, तो उस अटॉप्सी रिज़ल्ट रिगार्ड, क्योंकि अटॉप्सी के जो उनसे रिज़ल्ट थे ना वो डिफ़र करते होते थे जो डॉक्टर बता रहे, जैसे डॉक्टर बता रहा हार्ट अटैक से डेथ हुई है, वहाँ पे उसको कोई लिवर में ट्यूमर बने हुए हों, मतलब इस तरह या कोई चाकू से डेथ हुई हो। तो इस तरह ना वो कहते 40% इनकी राय में तजाद होता है, तो आप ना हर बॉडी की जो सी है वो अटॉप्सी किया करें। मेडिको लीगल वर्क इसका यही होता है कि आप अटॉप्सी करें ताकि आपको काज और मैनर ऑफ डेथ पता लग जाए, यही होता है आपको। उसके पास हमारे पास आ जाता है जी, उसके बाद जो भी जहाँ पे डेथ हुई होती है, जैसे कोई भी होम एक्सीडेंट है, होमिसाइडल केस है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है कि बॉडी जब वहाँ पे हो तो उस सीन को प्रिजर्व करे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ले, और जो भी उसका एविडेंस वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करे। फिर फोरेंसिक मेडिकल ऑफिसर जो सा होता है वो डेड बॉडी को पहुँचा के आता है, डेड बॉडी को बाहर वो इधर पहुँचा के आता है। फिर उसके बाद हमारे पास पुलिस जो सी है वो पीस और ऑर्डर मेंटेन करती है उस जगह पे। और उसके बाद जो पुलिस का इंचार्ज होता है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, और उस पर कोई सियासी दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। मेडिकल लीगल सिस्टम तीन तरह के हैं, कोरोनर सिस्टम है, और मेडिकल जो कि यूके में है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम यूएस में है, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कोरोनर सिस्टम में आपका जो सा डॉक्टर होता है उसने ही आपको कहना होता है कि जी वो कोरोनर होता है, वही कहता है इन्वेस्टिगेशन कराओ जिसमें उसको शक हो, वही ऑटोप्सी का हुक्म देता है और वही ये सारे काम करता है। मेडिकल एग्जामिनर में जो सा डॉक्टर होता है वो ये सारे काम करता है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने पुलिस को इन्वॉल्व करना है, उसने ऑटोप्सी का कहना है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में ये होता है कि कोई भी बंदा ना कि ये एक जगह का इंचार्ज नहीं होता। ये सिस्टम तब एक्शन में आता है जब आप कोई ना पता चल जाए कि अच्छा यार इसमें ना कोई गड़बड़ है, कोई क्राइम सीन ये लग रहा है, तो फिर वो ऑफिसर ना जज को बताता है, वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो जज को बताता है, और फिर जज जो सा वो अटॉप्सी और जो से उसके हुक्म होते हैं वो देते हैं। अटॉप्सी रेट ये होती है कि द प्रोपोर्शन ऑफ अटॉप्सी कैरिड आउट ऑन डेथ नोटिफाइड होते, जितनी अथॉरिटीज़ को उनको बताई गई हैं डेथ हुई है उनमें से वो कितनी ऑटोप्सी कराते हैं उसको कहते हैं ऑटोप्सी रेट। और ऑटोप्सी इंडेक्स वो होता है कि टोटल डेथ कितनी जितनी भी कम्युनिटी में हुई हैं उस पर जो से करते हैं उसके ऊपर पोर्शन जो सी होती है वो ऑटोप्सी इंडेक्स, मतलब ऑटोप्सी रेट जो सी अथॉरिटीज़ को बताई और उन्होंने जितनी ऑटोप्सी कराई वो ऑटोप्सी रेट, और जितनी कम्युनिटी में डेथ उनमें से जिनकी ऑटोप्सी हुई वो ऑटोप्सी इंडेक्स। और 174 के तहत जो सा एसएचओ होता है वो ऑटोप्सी वगैरह का करवा सकता है। फिर आर्टिफैक्ट पड़े हुए